हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हम आपके हेयर फॉलिकल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नए हेयर फॉलिकल्स हम नहीं बना रहे हैं। तो एक एरिया होता है डोनर एरिया, जो कि स्कैल्प के पीछे वाला एरिया होता है, और यहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स लेते हैं, और जहाँ पे आपकी हेयर डेंसिटी कम हो गई है, यूजुअली वो फ्रंटल एरिया होता है, वहाँ पे हम इन हेयर फॉलिकल्स को प्लांट कर देते हैं। प्लांट करने के बाद करीब 3 महीने में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और 1 साल में आपको इसका फुल रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब हम नए बाल नहीं उगा रहे, हम शायद पीछे के बाल आगे लगा रहे हैं। और अगर किसी के पीछे के बाल भी कम हो तो? अगर किसी के पीछे के बाल कम है, यानी कि उसका डोनर एरिया पुअर है, उस केस में हम एक लिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं। हम कोई जादू से हेयर फॉलिकल्स नहीं ला सकते। तो यूजुअली हम 7,000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं पीछे से, बट उन केसेस में हो सकता है हम 2,000 तक ही निकाल पाए, और उसके बाद हम कुछ हेयर ग्राफ्ट्स बियर्ड एरिया से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम अराउंड 2,500 टू 3,000 ग्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं। क्या हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है? हु इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा कैंडिडेट वो है जिसको मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उसका नॉर्वुड हैमिल्टन ग्रेडिंग में 3 या उससे ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, हेल्दी है, यंग या मिडिल एज है, डोनर एरिया अच्छा है, और सिवियर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन नहीं है अगर, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो अगर जैसे आपने बताया कि मेल और पैटर्न हेयर लॉस में हम करते हैं, अब किसी को हमारे पास एसिड बर्न्स या फायर बर्न्स के या स्कैल्डिंग के पेशेंट्स आते हैं, गर्म तेल गिर गया और उनकी वजह से उनको स्कारिंग हो चुकी है, तो क्या उस केस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? अगर हमने स्कारिंग के अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर दिया है, तो हम डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यूजुअली इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो उसमें एक रील भी है जिसमें कि हमने एक एसिड अटैक विक्टिम का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और आज उनके अच्छे बाल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लोगों को लगता है उनके बाल अननेचुरल दिखेंगे, तो क्या ये सच है या उसके लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? आजकल कई सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स मशरूम कर गए हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं। हमें उनके बिफोर एंड आफ्टर देखने चाहिए कि उन्होंने जो पहले काम किया है उसमें किस तरीके की हेयरलाइन बनाई गई है। आपको खुल के अपने डॉक्टर से अपने कंसर्न्स अपने हेयरलाइन के बारे में शेयर करने चाहिए, बट फाइनल डिसीजन आपको आपके डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बारी आप उनको पुश करते हैं किसी चीज़ के लिए, और उस चीज़ को अचीव करने के चक्कर में वो जो रिजल्ट्स हैं वो अननेचुरल हो जाते हैं। ओवर जेलियस ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। हम आपके हेयर फॉलिकल्स सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नए हेयर फॉलिकल्स नहीं बना रहे हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारे हेयर लाइन और आगे कर लो, हमारे टेम्पोरल एंगल और आगे कर दो। तो हमें अपनी एज के हिसाब से भी देखना है। अगर आप बहुत यंग हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए, क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे आपका हेयर लॉस नेचुरली बढ़ेगा, तो आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर सेकंड के लिए ग्राफ्ट्स ही नहीं रहेंगे तो आपका रिजल्ट अननेचुरल लग सकता है। तो ये जो बाल हमने ट्रांसप्लांट करके लगाए हैं, क्या ये भी हॉर्मोन्स के कारण झड़ सकते हैं? देखिए, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो डोनर एरिया से लिए गए हैं, और डोनर एरिया में डीएचटी काम नहीं करता। ये प्रॉपर्टी जो ये फॉलिकल्स है रिटेन करते हैं जब इनको हम आगे लगा देते हैं, और इसलिए ट्रांसप्लांटेड बाल को कोई खतरा नहीं है। वो 15-20 साल तक यूजुअली अपनी जगह पे टिके रहते हैं। बट जिन एरियाज में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वहाँ पे हेयर थिनिंग कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद भी आप हेयर मेंटेनेंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। क्या हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द होता है? सबका अलग अलग तरीका होता है हेयर ट्रांसप्लांट को स्टार्ट करने का। अपने क्लिनिक पे हम पहले पेशेंट को एक रिलैक्सेशन मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद उसको हल्का सा ड्राउजीनेस लगती है, और उस टाइम पर हम सुन करने वाले इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। तो जब हम ये सुन करने वाले इंजेक्शन दे रहे होते हैं तब हल्की पेन ज़रूर महसूस होती है, बट 2 या 3 मिनट के बाद जैसे जैसे जो एनेस्थीसिया है वो अपना काम शुरू करता है, तो जो स्कैल्प है वो पूरी तरीके से नम हो जाता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी को एडमिट होना ज़रूरी है? अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं तो आपको एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है, या जैसे कि आप बहुत सिवियरली डायबिटिक हैं, या फिर दवाई के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है और आप फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्लिनिक नहीं हॉस्पिटल में हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर किसी ने आज हेयर ट्रांसप्लांट लिया है तो वो कितने दिनों तक बेड रेस्ट उसे करना होगा और कब ऑफिस वो ज्वाइन कर सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बेड रेस्ट की तो ज़रूरत होती नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। बट फर्स्ट 1 वीक हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, या फिर अगर कहीं बाहर
ज़रूरी काम से जाना भी पड़ता है तो आप सर्जिकल कैप लगा के जाइए, पर जितना ज़्यादा आप घर पे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपके फॉलिकल्स को टाइम मिले पकड़ बनाने में और आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का पोल्यूशन का, स्ट्रेस का इफ़ेक्ट ना आए, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर किसी ने आज ट्रांसप्लांट लिया है, उसको कितने दिनों बाद अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे? तो मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी बता देता हूँ। फर्स्ट 1 वीक आपको घर पे ही रहना होता है, रेस्ट करना होता है, ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं बाहर जाना। 1 वीक से लेके 4th वीक तक अगर आपको कोई मिलेगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि आपके जो हेयर में उसमें छोटे क्रस्टिंग दिखाई दे सकते हैं। ये क्रस्टिंग यूजुअली 2 वीक्स ऑनवर्ड्स कंप्लीटली शेड हो जाते हैं और आपके छोटे बाल दिखाई देते हैं बाय द एंड ऑफ 1 मंथ। 1 to 3rd मंथ के बीच में आपको हेयर शेडिंग होती है। तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है उसमें से ज़्यादातर हेयर जो होते हैं वो शेड आउट हो जाते हैं और 3rd मंथ ऑनवर्ड्स हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है और वो हेयर ग्रोथ चलती रहती है लगभग 6 महीने तक, एक अच्छी डेंसिटी, और आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और पेशेंट इस समय काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ, जो मैंने ट्रीटमेंट कराई है उसके मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 6 महीने से 1 साल तक जो हेयर है वो अपनी और स्ट्रेंथ गेन करता है। पहले ये बाल पतले होते हैं आपके नॉर्मल बाल के कंपैरिजन में, बट 1 साल पहुँचते पहुँचते वो जो हेयर की जो थिकनेस होती है वो आपके नॉर्मल बालों जैसी हो जाती है। और कुछ लोगों को 1.5 ईयर्स तक भी हेयर ट्रांसप्लांट की जो रिजल्ट्स हैं वो आते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट जो है वो होती रहती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? वेल, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स को हम इमीडिएट और लेट में बांट सकते हैं। इमीडिएट साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको हल्का पेन हो सकता है, आपके फोरहेड पे स्वेलिंग आ सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है, बट ये सब कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। अगर हल्का फुल्का पेन है तो हम पेन किलर दे देते हैं पेशेंट को, तो उससे ठीक हो जाता है। बट टिपिकली 10 में से 9 केसेस में ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपको एक पेन किलर की भी जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि आपको अपनी हेयरलाइन पसंद नहीं आ रही, आपके स्कैल्प में कॉबल स्टोनिंग हो रही है। कुछ लोगों को लग सकता है कि जो उनका स्कैल्प है वो अभी भी उसके अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको सुन लग रहा है। स्कारिंग हो सकती है, स्कारिंग के कारण जो आपके हेयर ग्राफ्ट है वो फॉलो आउट कर सकते हैं, आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, जिनको पहले से हेयर ट्रांसप्लांट करने का एक्सपीरियंस है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं।